सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सरमद सुल्तान के लापता होने और फिर बाजियाब होने का जो मामला है वो नहायत पुरअसरार शक्ल अख्तियार कर गया है। उसकी वजह ये है कि कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने आए जिनकी वजह से ये जो सारी कहानी है इसमें शुकुक व शुबहात और अबहाम पैदा हो गया, और हत्ता कि ये बातें की जाने लगी कि शायद सरमद सुल्तान ने अपने लापता होने का ड्रामा रचाया है, क्योंकि कुछ बातें ऐसे सामने आईं लोगों को जो उसने अपने बारे में बताया हुआ था, हत्ता कि अपने ट्विटर अकाउंट पे जो तफसीलात उसने दी हुई थी वो सारी बातें जो हैं वो गलत साबित हुई। मिसाल के तौर पे वो बताया करता था कि वो गैर शादीशुदा है, लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो मालूम हुआ कि वो शादीशुदा है। इसके अलावा उसने अपने एक ट्वीट के ज़रिए भी बताया और लोगों को भी यही बताया करता था कि 2008 में उसके जो वालिद हैं वो एक कातलाना हमले में शहीद हो गए थे, लेकिन मालूम हुआ कि उनके वालिद जो हैं प्रोफेसर मलिक क़यूम आवान साहब वो हयात हैं, ज़िंदा हैं। तो ये जो सारी बातें जब सामने आईं तो उससे ये मामला सुलझने के बजाय उलझता चला गया। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए और हकीकत का सुराग पाने के लिए मैं लाहौर से इस्लामाबाद आया हूँ और अभी सरमद सुल्तान के घर की तरफ जा रहा हूँ। उनके वालिद से, उनके भाइयों से हम गुफ्तगू करेंगे और उस घर में जाके बात करेंगे जहाँ ये वाक़या पेश आया, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या था। 30 मार्च की रात यहाँ पे क्या वाक़या पेश आया ये जानने के लिए मैं इस वक्त गुलशन खुर्शीद के उस घर में मौजूद हूँ जो सरमद सुल्तान के वालिद, उनके बड़े भाई का घर है, जहाँ पे सरमद सुल्तान भी रहते थे। आइए सरमद सुल्तान, उनके अहल खाना, उनके भाइयों, उनके वालिद से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ असल में क्या वाक़या पेश आया। मिस्र में ज़ुलेखा की अब भी सुनी जाती है। हम मौजूद हैं सरमद सुल्तान के वालिद प्रोफेसर मलिक क़यूम आवान साहब के पास। हम जब उनके पास आ रहे थे तो उनकी गाड़ी के पीछे ये मिसरा लिखा हुआ था। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मिस्र में तो ज़ुलेखा की सुनी जाती है, लेकिन क्या पाकिस्तान में उनकी सुनी गई? क्या पाकिस्तान में आम आदमी की बात सुनी जाती है? प्रोफेसर साहब, इससे पहले कि इस मौजू पे हम बातचीत का आगाज़ करें और कुछ सवालात पूछें, मैं चाहूँगा कि आप अपना और बच्चों का इंट्रोडक्शन करवा दें, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत इस वाले से कन्फ्यूजन जो है वो फैलाई गई है। ठीक है गौरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तो किसी ने हमें पूछा नहीं आज तक, 8 दिन गुजर गए हैं। मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे बच गए हैं, सेफ़ हैं, ब्लीडिंग वन भी सेफ़ है, दूसरा सरमद सुल्तान भी सेफ़ है। और मुख्तसर तारुफ यही है कि आई बेसिकली बिलोंग टू अटक, एक स्मॉल विलेज है, रिमोट विलेज है, और आई एम लिविंग एट पिंडी। आई डिड माई मास्टर इन फिज़िक्स फ्राम पंजाब यूनिवर्सिटी, दैन I came to Quaid-e-Azam University, MPhil Physics join किया, and then I did MPhil in Planning Management from Open University, and my last degree is in Law graduate from Bahawalpur Islamia University. And I am at the verge of retirement now. I am approaching to 60. So far Sarmad Sultan is concerned, he is 25. He did regular BS Mathematics and private उसने MA किया उर्दू अदब में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। और जैसा अभी आपने देखा कि वो MA पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है गुजरात यूनिवर्सिटी का, उसका रजिस्ट्रेशन आई है। माई सेकंड माई डॉटर थी सारखिया सुल्तान, शी डाइड एट प्राइम एज, वो भी BSc मैथमेटिक्स थी, 1.5 महीना बीमार रही, वो भी मर गई। और माई थर्ड सन, सबसे बड़े वाला सखी सुल्तान है, वो LLM है, लॉ ग्रेजुएट है जी। और एक बेटी है सुरखाब सुल्तान, वो केमिस्ट्री में BS है। और लास्ट वन सचल है, स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी एट इस्लामी यूनिवर्सिटी। यानी कि आपके 3 बेटे माशाल्लाह और एक बेटी जो हैं वो हयात हैं जी, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी अता करे जी। अच्छा, 30 मार्च की रात को ये जो वाक़या यहाँ पे हुआ, यहीं पे इस घर में जहाँ इस वक्त अब हम बैठे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि असल में क्या हुआ, कैसे हुआ, मुख्तसर अल्फाज में। सर वो वाक़या ये हुआ कि वो जो गेट आपको सामने नज़र आ रहा है उस वो गेट नाक हुआ। हर बंदा जो है, वी वर टेकिंग मील, खाना खा रहे थे सारे बंदे, दरवाज़ा 2-4 दफ़ा नाक हुआ बड़ी पोलाइटली। तो ये बेटा जो सखी सुल्तान है ये खोलने गया है, हम नॉर्मली पूछते नहीं है, खोल देते हैं, माहौल ही ऐसा है। और ना ही हमें कोई ऐसी प्रीएम्पशन कोई नहीं था, डर नहीं। जो दरवाज़ा खोला तो दरवाजे में शोर की आवाज़ आई
वहाँ एक सीढ़ी पड़ी हुई है, अब भी उधर पड़ी हुई है। सही। तो सखी सुल्तान को उन्होंने सीढ़ी मारी, इतने में मैं भी बाहर आ गया हूँ, मेरे पीछे सरमद सुल्तान भी आ गया, मेरी बहुएं में सारे बाहर निकल आए। सही। ख़वातीनें भी आ गई तो उन्होंने पिस्तौल तान लिए कि उसको गोली मारो सखी सुल्तान को। और तो मैंने कहा बच्चे हुआ क्या है? किसका कहा कि गोली मारें? मुझे कहा कि इसको गोली मारें, ठीक है। तो क्या आपने आगे इधर उधर नहीं होना, गोली मार देंगे। तो सखी सुल्तान को वो सीढ़ियाँ मारी, सचल और सरमद भी पीछे आ गए, ख़वातीनें भी सारी यहाँ आ गई। इस असना में मैंने ख़वातीन को अंदर ले कर आया हूँ, सखी सुल्तान भी साइड से अंदर आ गया, 2 बेटे बाहर रह गए थे। बुनियादी तौर पे कोई बात उन्होंने की कि कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या मसला क्या है? उन्होंने पहला दरवाज़ा सरमद सुल्तान का कह के पूछा, सरमद सुल्तान किधर है, कहाँ है? ठीक है। अंदर इसने पूछा ही नहीं किसको मिलना है, दरवाज़ा खोल दिया, उनका सरमद सुल्तान किधर है, कहाँ है, उसे बाहर लाओ। सही। तो बाद में ये दूसरा वाक़या हुआ सारा, तो सरमद सुल्तान और सचल सुल्तान बाहर रह गए, मैं ख़वातीनों को अंदर ले आया हूँ। सही। जब मैं बाहर आया हूँ तो सचल सुल्तान जो था, ये मैं अंदर चला गया हूँ, मैंने कहा पिस्तौल ढूंढते ढूंढते मुझे देर लग गई। उस असना में जब मैं बाहर निकला हूँ तो सचल सुल्तान लहूलुहान खड़ा हुआ था। इसने कहा जी, वो कहते हैं कि सरमद को जो है आइंदा अगर सरमद ने कुछ लिखा मीडिया पे तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। तो इस असना में सचल लहूलुहान खड़ा हुआ था। मैं सचल को गाड़ी में डाल के बाहर निकल के, दोनों को मैं बाहर छोड़ के अंदर गया था, दोनों को बाहर छोड़ के मैं अंदर गया था, बाकी सारे हम बंदे अंदर थे। मैं जब बाहर आया तो सचल लहूलुहान मुझे आगे मिला है, तो सचल का बहुत लहू जो है बह रहा था, तो मैंने उसको गाड़ी में बिठाया और बाहर निकल गया। बाकी ख़वातीन सारी कार में रह गई। तो वहाँ जाके मैं पुलिस स्टेशन में गया हूँ। सचल वाज इन ब्लीडिंग कंडीशन। वहाँ पुलिस वालों ने कोई नहीं पूछा, मैंने कहा भी, उन्होंने कहा जी हॉस्पिटल जाएँ। मैं हॉस्पिटल चला गया, सचल को मैं पट्टी शट्टी करवा के आया। जब वापस आया तो मेरे पास मोबाइल नॉर्मली या गाड़ी में होता है, जाकर मैं कभी इस्तेमाल ही नहीं करता, मोबाइल भी मेरा टीचर सा मोबाइल है। सही। जब मैं वापस आया तो सचल थोड़ा स्टेबल था। सही। तो अंदर आके ख़वातीन ने भी नहीं पूछा कि सरमद किधर है। सही। मैंने भी थोड़ी देर बाद पूछा, सरमद किधर है, इसकी वजह सारा हुआ है। उन्होंने कहा सरमद आपके साथ नहीं गया था। सही। और अल्लाह जानता है मैं अकेला सचल को लेके गया था। सही। तो मैंने कहा सरमद मेरे साथ तो नहीं गया। तो उन्होंने समझा कि शायद बाप के साथ सचल को हॉस्पिटल ले गया है। सही। तो सरमद किधर गया? सरमद उस वक्त नहीं था जब आप वापस आए। जब मैं वापस आया हूँ। तो उन्होंने समझा बाप के साथ चला गया, मैं समझाऊँ दोनों बेटे घर पे रह गए हैं, मैं अकेला ही इसको ले गया। तो थोड़ी देर कुछ वक्फे देर के बाद जब हमें पता चला कि जी सोशल मीडिया पे तो बड़ा मसला बना हुआ है, तब हमें पता चला कि असल मसला तो उन्होंने सरमद को उठाया या कोशिश की, सचल ने मजामत की, सचल को उन्होंने मार कुट के छोड़ के सरमद को ले गए। लेकिन जब सरमद वापस आया तो उसने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे कोई ले गया है। अच्छा, वैसे आप क्या समझते हैं कि सरमद को वाकई वो अपने साथ ले गए, या आपके डर और खौफ की वजह से, इस वजह से कि ये सब मेरी फैमिली पे मेरी वजह से मुश्किल आई है, तो वो कहीं चला गया, या वाकई उसको उठा के लेके गए? सरमद का मुझे उसने ये नहीं कहा। मैंने जब उससे पूछा कि किधर थे तो उसने कहा जी मैं आपके डर की वजह से किसी दोस्तों के साथ चला गया था। लेकिन मीडिया पे उसने जो बयान दिया है कि मैं इस वजह से, चूँकि मुझे डरते भी बहुत हैं, दे डोंट डेयर टू टॉक टू मी इवन, मेरी चारपाई पे वो भी नहीं बैठते, उनको मैं बैठने भी नहीं देता। मैं क्या प्याओ बाणवा सुन, बहुत डरते हैं मेरे बच्चे, मुझसे बहुत डरते हैं। तो जब वो मीडिया में मैंने सुना कि उसने कहा जी मेरे साथ तो ये हुआ, मुझे उधर ले गया, मुझे उसने ये नहीं बताया कि मुझे उठाया गया है। मैंने पूछा तो उसने कहा जी दोस्तों के साथ चला गया हूँ, कहीं उधर चला गया हूँ वापस। वो अभी भी कहीं हमारे रिश्तेदारों के साथ जब वापस आया तो पता नहीं किसके कार है, स्टिल आई एम नॉट श्योर। अच्छा, एक तो ये बताएं कि 30 मार्च का ये वाक़या है, जब आप सचल को लेके गए, वापस आए, आपने पूछा कि सरमद कहाँ है, तो आपको पता चला कि सरमद घर पे नहीं है। दोबारा सरमद कब घर आया, कब आपसे मुलाकात हुई, कितने दिन वो? सरमद जो है हफ्ते को 11 के दरमियान आया। सही। गालबन 3 तारीख थी या हफ्ते को, मंगल की रात का वाक़या है 30 मार्च का। अब तो मुझे डेटें भी याद रखनी पड़ती हैं, मार खाने के लिए डेटें भी याद रखनी पड़ती हैं, मारने वाले का कोई नहीं है, हमें डेटें भी याद रखनी है, टाइम भी याद रखना है, और ऐसे चौक को बताना है कि मेडिकल लीगल भी ला के आना है। तो मारने वाले ने तो अपना काम कर दिया ना, हम डेटें याद रखें। तो हफ्ते का कोई 11-12 का वाक़या वापस आया। तो मैंने पूछा तो उसने कहा जी नहीं मैं तो, लेकिन जो मीडिया पे शायद मेरे डर की वजह से उसने ये काम। मतलब आप समझते हैं कि उसका मीडिया पे दिया गया जो बयान है वो ठीक है, या जो उसने आपको बताया वो बात ठीक है? आपकी अपनी असेसमेंट क्या है
کہ واقعی اس کو کوئی اٹھا کے لے گئے یا وہ خود کہیں چلا گیا؟ میری ذاتی اسیسمنٹ تو یہی ہے کہ واٹ ہیپنڈ دیٹ از ٹرو، صحیح ہے، جو کیونکہ مجھے وہ ڈر کی وجہ سے اس نے نہیں بتایا. صحیح. ہاں وہ بات اس کی صحیح ہے، کیونکہ 3-4 دن جو ہے وہ غائب رہا، اس کا فون بھی غائب رہا، سب کچھ غائب رہا. وہ ٹھیک ہے، اس کا واقعہ وہی صحیح ہے. لیکن مجھے اس نے نہیں بتایا. مجھے اگر کہیں کہ آپ کو بتایا، مجھے نہیں بتایا. مجھے کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ، جس طرح ابھی وہ گھر میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کس کے ساتھ گیا ہے، یا کوئی رشتہ دار ہے. جس طرح ہوتا ہے بندہ کے ساتھ مس ایپ تو لے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس ہی گیا ہوا ہے. بیوی بھی اس کی کہیں. پروفیسر صاحب ایک ویلڈ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر سرمد کو وہ اٹھا کے لے گئے یا سرمد لاپتہ ہوا، ظاہر پریشانی ہوتی ہے. تو آپ نے جو درخواست دی تھانہ نصیر آباد میں آپ کے بیٹے سخی سلطان کی طرف سے جو درخواست دی گئی، اس میں یہ تو لکھا گیا کہ یہ لوگ ہمارے گھر میں داخل ہوئے، سچل زخمی ہو گیا، اس میں اس کا سر پھٹ گیا، اور باقی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. لیکن اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ لاپتہ ہے، اس کو کوئی اٹھا کے لے گیا ہے یا اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا. کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے. ہاں صحیح ہے، آپ کی بات. بڑا ویلڈ سوال آپ نے پوچھا کہ آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا. تو وہ اس میں یہ ہے کہ مصلحت کی لغت یہ کہتی ہے کہ شعر کالیں بھی شعر بیشہ ہے. مصلحت کی لغت یہ کہتی ہے شعر کالیں بھی شعر بیشہ ہے. بے حیائی بھی سنت، بے حیائی بھی ایک سنت ہے، چاپلوسی بھی ایک پیشہ ہے. میں نے جو ہے مجھے کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ سرمد کے جب ٹویٹ آنے لگے میں نے سوشل میڈیا پہ، تو میں نے دوسرے دن گئے ہیں، ہم دوسرے دن گئے ہیں، پوری رات گھر میں رہے ہیں. تو اس وقت آئی ہیو گان تھرو آل دا ٹویٹس. اس میں جو چیزیں تھیں مجھے سب سمجھ آ گئی تھیں. پھر یہی مشورہ مجھ کو میرے رازداں کا تھا کہ سرے بزم ہنسوں اور اپنی جگہ چپ رہوں. یہی رف مسئلہ مجھے میرے رازداں کا تھا. تو پھر مجھے یہی اچھا لگا کہ سرمد کو بیچ میں سے نکال دوں. آئی میں جانا بھی نہیں چاہتا پولیس اسٹیشن. ایک وکیل ایسی لے گیا، وہ اپنی دکانداری چمکا رہا تھا. تو ایس ایچ او نے کہا جی کہ آپ جو ہے ایم ایل سی لے کے آئیں. اس کی فارمیلٹی پوری کر ایم ایل سی کے لیے لے گئے. ڈاکٹروں نے بھی جو پوچھا وہ بھی سے بھی چھوڑیں. واپس آئے تو انہوں نے کہا آپ ایکس رے بھی لے کے آئیں. تو میں نے کہا پہلے بتا دیتے، وہ بھی لے آتے. تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا، یہاں پہ زلیخا کی نہیں سنی جاتی، صرف مصر میں ہی سنی جاتی ہے. آپ نے شروع میں کہا کہ مصر میں زلیخا کی سنی جاتی ہے، تو زلیخا کی میرا خیال ہے مصر ہی میں سنی جاتی ہے، پاکستان میں نہیں سنی جاتی. تو مسئلتاً آپ نے جو ہے یہ نام نہیں لیا. کیا کسی نے آپ کو مشورہ دیا، کوئی کہا کہ بھئی اگر آپ یہ بات درخواست میں نہیں ڈالیں گے تو ہم آپ کی درخواست لیں گے؟ کوئی تھانے والوں نے ایسی بات کہی کہ اگر آپ یہ ذکر کریں گے تو پھر ہم آپ کی درخواست نہیں لیں گے؟ ایسے جو مجھے کہتا تھا اصل بات بتائیں بیٹوں والی. اب میں حیران ہوں کہ اس پہ وہی نازل ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے، میں نے کون سی اصل بتا، ایک سامنے کھڑا ہوا ہے، دوسرے کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کدھر ہے یا نہیں ہے، یا ٹویٹ سے بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ کدھر ہے. تو میں نے انٹینشلی اس کو نہیں بتایا. سرمد کی مسنگ کے بارے میں ہم پہلے بہت بدنام ہوئی ہیں ان کیسوں میں. تو اٹ واز اندر مسنگ کیس، اس میں بہت سارے ملک پہ بھی نشان لگ جاتے. تو آئی واز ویٹنگ فار اے کہ ہی ول کم آؤٹ. چلے اس پہ مسئلے کو بعد میں دیکھتے ہیں. ایک بچ کے میرے لیے یہ خوشی تھی کہ جو پہلا بلیڈنگ تھا وہ بچ گیا ہے، دوسرا بھی اللہ کرے گا وہ ہو جائے گا. تو یہ کیس فارمیلٹی کے طور پہ کہ جی اگر گھر میں اس طرح کا ہوا ہے، کوئی بروکن آؤٹ ہوا ہے، کا بریک ان ہوئی ہے، تو پولیس کو اطلاع بھی دے دی گئی اور سب کچھ دے دیا گیا. تو اب میں سرمد کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا پرسنلی بتاؤں کہ وہ کس قسم کا آدمی تھا. لوگوں نے بڑی باتیں کی. ہمارے خاندان میں پچھلے 3 سال سے مس ہیپ ہوئی ہیں. میری ایک ہی سسٹر تھی، ہم کم ملتے تھے. اس کی 16 جنوری 2018 جمعہ کے دن ڈیتھ ہوئی. 4 دن اس کی کومے میں رہی، اس کی ڈیتھ ہوئی. رائٹ آفٹر 15 دن 2 فروری 18 کو میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. اس سے 2 مہینے بعد میری بیوی کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہاں سے سرمد کو نفسیاتی پرابلم شروع ہوا ہے. آپ اسے بائی پولر ڈس آرڈر کہیں، پرسنالٹی کہیں، آٹومزم کہیں، الوژن کہیں. سی ایم ایچ کھاریا میں اس کی والدہ اس کے ہاتھوں میں گئی وینٹیلیٹر پہ. والدہ کے بعد سال کے بعد اس کی جوان بہن کمپلیکس میں میری جوان بیٹی فوت ہوئی 16 جنوری 2019 کو. یہ کنٹینیوٹ 3 سال کے عرصے میں 2 جو ہماری فوتگیاں ہیں، میری بیوی اور میری بہن، میری بیٹی جو سرمد کی ماں اور بہن ہے، یہ اس کے ہاتھوں میں گئیں. وہاں سے ہی واز ڈیپلی شاکڈ. وہ روتا نہیں تھا، لیکن جب کبھی وہ روتا تھا تو بہت کھل کے روتا تھا. تو کہ خیزی کیسے چلی گئی، میری ماں کیسے چلی گئی. تو میرا تو خیال ہے ذاتی طور پہ کہ وہ آئی تھنک ہی از سفرنگ فرام سم سائیکولوجیکلی پرابلم. اور میں اس کے بارے میں آئی ایم تھنکنگ سیریسلی
कि उसका मेडिकल चेकअप भी करवाता हूँ। सही अभी अगेन वो शाक में है सही कि उसके भाई को जब खून बहते हुए वापस आके पट्टियाँ आपने भी देखी, जी बिल्कुल वो कमीज़ें भी पड़ी हुई हैं जी कि लहू में डूबी हुई, जी घर पहुँची तो वो भी सारी पड़ी हुई हैं हमारे पास। तो जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम सब ने मिलके आवाज़ उठाई, आपके लिए भी, सरमद के लिए भी, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई कि जिसकी वजह से अबहाम और शकूक व शुबहात पैदा हुए और लोगों ने हमसे भी पूछा। मिसाल के तौर पे सरमद ने ज़ाती तौर पे भी मुझे जो बातें बताई और बाकी दोस्तों को, और ज़ाती तौर पे जो बातें बताई चलें वो तो उसकी और मेरी अमानत है, मैं डिस्क्लोज नाम भी करूं, तो ट्विटर पे उसने ख़ुद लिखा हुआ है, बताया हुआ है लोगों को कि 2008 में मेरे वालिद जो हैं वो कातलाना हमले में शहीद हो गए। तो इस तरह उसने अपने बारे में बताया हुआ था कि मैं मैरिड नहीं हूँ। ये वाक़या हुआ तो पता चला कि माशाल्लाह आप भी हयात हैं और उसकी बीवी भी है और बाकी बहन भाई भी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो बातें हैं इसका ये उसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से है जिसका भी आपने तस्करा किया? ये सही बात है। जब मैंने ये ट्वीट देखी कि वालिद 2000, तो उसकी ट्वीट्स पार्शली करेक्ट हैं, लेकिन उसने यहाँ से मुझे शक होता है कि उसको कोई कन्फ्यूजन है। उसने वालिद को क्यों कहा कि वालिद उसका फौत हो गया है और उसकी एक की वो है बहन है, या उसका जो आपने अभी कहा कि 2008 में, तो यहाँ से मुझे लगता है कि वो कुछ साइकोन है। यहाँ से मतलब ही नीड साइकोन है। माजरत के साथ आपके और उसके ताल्लुकात ठीक हैं, अच्छे हैं? कोई ऐसा तो नहीं कि आपसे खफा रहता हो? नॉट एट ऑल। कोई ताल्लुकात मेरे बच्चों के बहुत अच्छे हैं, दे टेक मी एज आइडियल, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, शेयर मी। लेकिन बेटा बाप मैंने न बनने दिए हैं न बनने दूंगा। मैंने बेटे की हद तक उनको कहा था जो भी चीज़ें मुझसे शेयर किया करो। अब सरमद के बारे में मुझे ट्वीट से पता चला है कि ही शुड नॉट गो अप टू दैट लिमिट, नहीं जाना चाहिए था। मैं जब पूछता था तो वो शायर व शायरी का उसे शौक़ था। मैंने आपको बड़े शेर सुनाए ज़ाती तौर पे, जब आप आए तो आपको बहुत सारे शेर सुनाए। यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगता, लोग कहेंगे पता नहीं क्या बात है। तो वो भी शायर व शायरी करता था, बड़ा अच्छा शायर था। तो मैं समझता था कि इस पे लगा हुआ है नेट पे शायर व शायरी। मुझे भी सुनाता था मुशायरे। इनात तैमूरी का कोई शायरा थी कि मिसाल के तौर पे उसने कहा कि दावा मेरा बजा है तुझे देखने के बाद, हर शख्स कह रहा है तुझे देखने के बाद, अब आके तेरे शहर से वापस न जाएंगे, ये फैसला किया है तुझे देखने के बाद। अच्छा, सरमद माशाल्लाह शादीशुदा है, और उसकी शादी कब हुई, कोई इस बारे में बताएंगे? सरमद की शादी 23 मार्च को ही करोना अरूज पे था। बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे। उसके 2 वलीमे मार्च 2020 को, अभी साल हो गया पूरा। तो बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे, 2 वलीमे, एक गाँव में एक इधर, जिन लोगों को कार्ड दिए गए। मेरे पास कार्ड पड़ा हुआ है अभी भी उसका। शादी को साल हो गया है। तो ही वॉज मैरिड। आई डोंट थिंक कि उसने क्यों कहा मैं मैरिड नहीं हूँ। यहाँ से मुझे लगता है कि ही वाज सफरिंग फ्राम सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या प्रॉब्लम। माँ और बहन की मौत की वजह से वो वाकई डीपली, सारी फैमिली डीपली शॉक थी, मैं खुद डीपली शॉक था। तो इस सदमे से भी मैं काफ़ी था। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किए। मैंने कहा जी अब आप कुरीदते हो जो राख, अब जुस्तजू क्या है, जला है जहाँ जिस्म वहाँ दिल भी जल गया होगा। कुरीदते हो अब जो राख, तो जुस्तजू क्या है। तो ये जो है, अगर आप इजाज़त दें तो आपके फ़र्जंद बड़े बेटे सखी सुल्तान, सचल सुल्तान यहाँ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मैं बात करना चाहूँगा। आप बैठे रहें। तो सखी सुल्तान साहब, जब ये दरवाज़े पे दस्तक हुई तो जैसे बताया गया कि पहले आप बाहर गए, आपने दरवाज़ा खोला, तो कितने लोग थे और उन्होंने क्या बात की आपसे? बराह रास्त वो अंदर घुस गए या उन्होंने आपसे कोई बात की, पूछा कि शर्म के बारे में पूछा? सर बात कुछ इस तरह है कि मैं दरवाजे के पास गया हूँ, ठीक है, जो मेरे ऊपर हमला आवर है, क्योंकि मैं तो घर के अंदर खड़ा था ना, तो मेरे ऊपर 2-3 लोगों ने अटैक किया, मुझे गिराया कि सरमद किधर है, बाहर बुलाओ। गुस्से में थे, मुझे 2 सीढ़ियाँ मार के गिरा दिया है। इतनी देर में अब्बू आ गए, क्या किया सखी तुमने, क्यों उनके साथ किया? बस फिर इतनी देर में वो सारे हम अंदर जाने लगे। तो अंदर जा रहे थे तो हम सब अंदर चले गए, तो गालबन उन्होंने अंदर आने की कोशिश की, सचल उनको रोकने की कोशिश की, सचल को उन्होंने पिस्तौलों के बट मारे हैं, ईंटें मारी हैं।
جو کچھ بھی مطلب تشدد وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے اپنی طرف سے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے مار دیا ہے نا اس کو. تو اتنی دیر میں ابو آیا اپنا. سچل کو انہوں نے سرمت سمجھ کے مارا ہے یا مطلب بس جو ہتھے چڑھ گیا ان کا تو انہوں نے مطلب وہ جو ہتھے چڑھ گئے ہم بہت سارے باغ کے اندر چلے گئے تھے. مطلب سچل نے تو ان کو روکنے کی کوشش کی ہے. تو بس اس طرح پھر اتنی دیر میں ابو پستول کا لائسنس لے کے تھوڑے دیر ہوگی وغیرہ اس طرح جیسے ہوتے ہیں. چونکہ ہم عام طور پہ سیکیور رہتے ہمیں خدشہ نہیں تھا کس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں. تو اتنی دیر میں ابو سب کچھ کرتے آئے تو ہم نے آ کے دیکھا سچل تو باہر بالکل لہو لہان ہے, مرنے کے قریب ہے. سرمد کو ہمیں اس وقت نہیں پتہ تھا. ہم اس کو لے کے چلے گئے سچل کو, پھر ٹریٹمنٹ سب کچھ کرا کے جب آئے تو ہم نے پوچھا سرمد کے در. ابو کہا سرمد تم لوگوں کے ساتھ نہیں. ہم نے کہا ہمارے ساتھ تو نہیں ہے. تو پھر یہاں سے ہمیں اس وقت نہیں پتہ چلا لیکن سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چلا کہ سرمد بھی مطلب گھر میں وہ نہیں تھا, ادھر ابو کے ساتھ بھی نہیں تھا. جہاں تک دوسری بات ہے کہ میں کچھ خود آپ کو پتہ ہے لوگ تو باتیں کیے جا رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے سب کچھ ہے وہ, لیکن میں یقین کریں اس واقعے کو کوئی ہفتہ ایک ہو کہ میں خود بھی پرسنل ابھی بہت شاک ہوں. میں یقین کریں آنا بھی نہیں چاہ رہا تھا. مجھے بہت سے لوگوں نے فون کیا آپ کا کیا, میں نے کہا بس میں اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. بس کوشش کی ہے اپنی میموری کو ریکال کرنے کی, جو کچھ میرے دماغ میں آ رہا تھا تو میں نے بتا دیا ہے. اس سے زیادہ بس ظاہر ہے بندہ شوق کی کیفیت میں ہوتا ہے, لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم سچائی سامنے لائی جائے. آپ کے پاس وہ کپڑے موجود ہیں جو اس وقت سچل نے پہنے ہوئے تھے, جو لہو جن پہ لگا, وہ ذرا دکھائیں گے ہمارے ناظرین کو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قمیض ہے جو پہنی ہوئی تھی سچل نے, جو بری طرح پھٹی ہوئی بھی ہے, خون آلود بھی ہے, اور اس کی بنیان ہے اس پہ بھی خون کے دھبے اور نشان جو ہیں وہ موجود ہیں. اور باقی بھی اس طرح کے ہم نے سرمد کا کمرہ بھی دیکھا, سچل کا کمرہ بھی دیکھا, سخی سلطان کا کمرہ بھی دیکھا, اور جہاں پہ ان کے والد صاحب نے بتایا ازراہ تفنن کے اسلحہ کی, ممنوعہ اسلحہ کی بھاری مقدار موجود ہے, یعنی ان کے ریک میں جو ہر قسم کی کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو سچل سلطان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا پوچھتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. سچل بتائیے گا کہ آپ جب باہر آئے تو کیا منظر آپ نے دیکھا اور کس چیز سے آپ کو مارا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروازہ ناک ہوا تو میرے بڑے بھائی جان باہر گئے. تو جب میں یہاں سے باہر آیا تو جہاں پہ گاڑی کھڑی ہے تو سیڑھی اٹھا کر میرے بڑے بھائی کو ماری. تو میں نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ تو 2-3 افراد ایک تھا جس نے گن پکڑی تو دروازے پہ ہی کھڑا تھا, 3 اندر آ گئے. تو بھائی تو تھوڑے سے جان بچا کے اندر جانب آ گیا, ابو پیچھے سے آ گئے تھے. تو میں وہاں پہ رہ گئے. تو ان کی کوشش تھی, وہ باپ پہ کہتے کہ خالص پنجابی میں بھی اور اندر کون ہے سارے کڈو, بھی اور کون ہے سارے کڈو. تو میں نے ان کو روکا, ایک ہاتھ سے روکا, دوسرے کو میں نے ہاتھ رکھنے کی کوشش کی, لیکن اوپر تیسرا افراد بھی آ گیا. پھر وہ سامنے اگر آپ کو اینٹیں نظر آئیں تو مجھے وہیں سے اینٹ اٹھا کے بالکل فلیٹ طریقے سے میرے سر پہ اس طرح ماری جس طرح آپ کسی کے بالکل جان لینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر 2 افراد نے میرے بازو پکڑ لیے, اور پھر ایک نے جتنا اس کا زور تھا اس نے اتنی فورس سے میرے سر پر اینٹیں ماری. اگر آپ ٹانکے اگر میرے دکھا سکتے ہیں تو اگر آپ یہ بھی دکھا دیں کہ جتنے اپنی طرف سے مجھے وہ سب مار کے پھینک کے چلے گئے تھے. پھر جب ابو باہر آئے تو سب کچھ, سرمد بھائی تو تھے ہی نہیں. ہاسپٹل جانے لگے تو راستے میں چوکی پڑتی ہے تھانہ نصیر آباد. آپ تو ظاہر ہے زخمی تھے, آپ کو اس طرح سے بعد میں کیا ہوا شاید یاد بھی نہیں ہوگا. جب یہ خواتین کے ساتھ بھی کوئی دسترازی کوئی بدتمیزی کی ان لوگوں نے جو اندر داخل ہوئے؟ میری وائف وہ باہر آئی تھی, ان کو گن دکھانے کی کوشش کی, پیچھے ہٹ جاؤ. میری ایک سسٹر ہیں, ان کو بھی کوئی سلیب وغیرہ کیے ہیں. اور یہ اب ریکارڈ باتیں کرنی نہیں چاہیے, ہماری فورسز کو اس طرح کرنا نہیں چاہیے, وہ ہمارے نگہبان ہیں. تو جو لوگ بھی ہیں ظاہر ہے یہ پتہ چلانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ وہ کون لوگ تھے. اور لیکن آپ کے ساتھ ظاہر ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے. تو یہ جب سارا کچھ ہو رہا تھا تو کچھ شور شرابہ ہوا آس پاس, کوئی لوگوں نے سنا, کوئی آیا مدد کو نہیں کیا؟ نو, کوئی بھی نہیں آیا, کوئی دکان بھی نہیں کھلی, سب دکانیں وغیرہ بند تھیں. صرف 1-2-3 لوگوں نے جو چلتے ہوئے تھے
पेडिस्ट्रियन थे, मुसाफिर देखा भाई घर से शोर की आवाज़ें आ रही, दरवाज़ा क्योंकि खुला हुआ था, उन्होंने देखा लेकिन उस तरह उन्होंने ख़ास इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि आजकल दौर में कोई भी नहीं लेता भाई, कोई कौन पराई आग अपने ज़िम्मे डालते, बस वो देख के सामने चले गए। बाद मैंने बताया कि 2 मोटरसाइकिल थे, एक गाड़ी थी, नंबर प्लेट के बगैर थे वो, फिर वो चले गए। तो ज़्यादा हमें और कुछ नहीं पता था। प्रोफेसर साहब और कुछ कहना चाहेंगे, किसी को कोई पैगाम देना चाहेंगे? ये तो आप कह चुके कि यहाँ जुलेखा की नहीं सुनी जाती, लेकिन उसके बावजूद भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है, चाहे सुनी जाए या ना सुनी जाए। सही बात, आपने सही बात। देखिए, इंसाफ तो हमने कभी बंदों से मांगा ही नहीं है ना, तुम्हारी फितरत में नहीं है, ना ही कोई दे सकता है, अल्लाह से मांगा हुआ है। और उन लोगों के लिए जो ऐसे ड्रामा समझते हैं, उनके लिए मुझसे यही उनसे गुजारिश है, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुदा करे आतिश इश्क में तू भी मेरी तरह जला करे, न नसीब हो तुझे हंसना तेरे दिल में दर्द उठा करे, तेरे सामने तेरा घर जले, तेरा बस चले न बुझा सके, तेरे दिल से निकले यही दुआ कि न घर किसी का जला करे। इसी तरह हो, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहता, जो अभी भी कहते हैं और होगा उनसे लिए रिकॉर्ड पे आप नोट कर रहे हैं, जिन जिन लोगों ने उसको समझा, सचल का मासूम खून रहेगा नहीं जाएगा, अल्लाह जानता है। किसी दुश्मन ने, हमारा कोई दुश्मन नहीं था, मैं आई डोंट थिंक कि कोई दुश्मन था, जो भी लोग थे वो भी मरेंगे। और इस तरह सचल का मासूम खून जो है, बच्चे को पकड़ के दूसरे के साथ कुछ नहीं किया, वापस आ गया, मैं नहीं कहता जो भी हुआ, लेकिन जो ये कहते हैं कि ड्रामा है और ये फ़लाँ है और बार हम ना कभी गए ना गए, जाने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन गेट वीज़ा विद इन नो टाइम, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो है ना, किसी ने नहीं पूछा आप आ गए, मैं तो पता नहीं आप किस तरह आ गए, आपकी क्या वो हो गया कि आपने 2-4 दफ़ा मैं आपका फ़ोन ही नहीं उठाया, किसी का भी नहीं उठाया। मैंने कहा जी क्या इंसाफ, क्या खाक सज़ा देंगे इसको ज़माने वाले जिनको एहसास ने सूली पे चढ़ा रखा है। हमें पैसे को जो हम रोज़ाना जो किस्तों में मरते हैं, कई सचल मरते हैं, कई कीड़े मकोड़े मरते हैं, कौन पूछता है? और पूछने वालों को कीड़े मकोड़े नहीं पूछेंगे, कब्र में हमें तो फिर खा जाएंगे, उनको शायद खाएं भी नहीं, कीड़े मकोड़े भी नहीं खाएंगे। जो हमें कीड़ा मकोड़ा समझते हैं ना, इनको कीड़े मकोड़े भी नहीं खाएंगे। गौरी साहब ये याद रखें आप। वैसे सब बहुत शुक्रिया आपका, जो भी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जो तजादात सामने आए उसकी तोजी प्रोफेसर मलिक क़य्यूम अवान साहब ने जो है वो कर दी है कि सरमद सुल्तान का कोई नफसियाती मसला हो सकता है, कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, पे दर पे हादसों की वजह से ये हो सकता है। आप ये तोजी कबूल करें या ना करें ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अभी जो आपने खून आलूद कपड़े देखे, जो सचल सुल्तान के सर में लगे हुए टाँके हैं, वो यकीनन झूठ नहीं है, वो नाटक नहीं है, वो ड्रामा नहीं है। इन लोगों के साथ ज़्यादती हुई, इनके घर में जो लोग भी दाखिल हुए उन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। उनका सुराग लगाना और इंसाफ फराहम करना ये रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल गौरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल आउटलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।